के बीच आई हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है वो क्या क्या कारनामे वहां कर रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हम पे इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है कि हम ना कुछ बोल सकते हैं। अगर जबान खोली किसी ने तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है। कोई सुविधा हमारे लोगों को नहीं पहुंच पा रही है और यहां तक कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, इसने ये दुश्वारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चला रखी है। इस दुश्वारी को अगर रोकने का कोई तरीका हमारे पास है, कोई जरिया है, तो वो हर जगह पर इस सरकार की जड़ों को, नींवों को खोखला कर कर ही हम वो जरिया अपना सकते हैं। आज आपके यहाँ पर जो सरकार है वो अभी मिली-जुली सरकार है। अभी आपने भाजपा का पूर्ण रूप से राज नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के भाइयों पर वो दिन आए कि आपको भी उत्तर प्रदेश की तरह जुल्म और ज्यादती झेलनी पड़े। इसीलिए मैं इतनी दूर से आपके बीच में ये पैगाम लेकर आई हूं कि अगर इस बार हमसे चूक हुई, अगर इस बार भाजपा बिहार जीती तो अब की बार वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे, वो खुद सत्ता हासिल करेंगे जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने किया और उसके बाद उसी तरीके से यहां पर शासन करेंगे जैसे वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपको डराने नहीं आई, सिर्फ एक बहन बेटी होने के नाते अपना दर्द आपके बीच में रखने आई हूं और आपको आगाह करने आई हूं कि ये सरकार हमारे वोटों के काबिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जिंदाबाद, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ठेका नहीं है भाजपा को हराने का। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब हम हर रोज उत्तर प्रदेश में हम हर रोज जुल्म सह रहे हैं तो बदला कौन लेगा? फिर अगर हम नहीं लेंगे हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसमें सबसे आगे तो हम ही लोगों को शामिल होना पड़ेगा और कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। कोई लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें एक दूसरे के ढाल की, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। हमें 36 बिरादरी के साथ की जरूरत है। सर्व समाज, सबका सम्मान, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। हाफिज साहब ने आपको बताया कि जहां से मैं आती हूँ, जिस सरजमी से मैं आती हूँ, वहां पर मेरी कौम की आबादी सिर्फ 30% है, लेकिन वहां के लोगों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने फिर भी मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन स्वीकार करके सब इतनी कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आज मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने हिंदू भाई की आवाज उनसे पहले उठाने का काम करूं। हसन जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो वो कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ अपनी बात करें वो कोई बात नहीं। बात तब बनती है जब हम एक दूसरे की बात करें। तो ये जो खूबसूरती हमारे देश की है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसी की हिफाजत हमें करनी है। आज हर जगह जहां भी भाजपा आती है, ये बहुत शातिर पार्टी है। ये जगह जगह पर कभी दूसरी पार्टी के इस्तेमाल करके, कभी कोई और हथकंडा इस्तेमाल करके, कभी सत्ता में काबिज सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये चुनावों को जीतने का काम करती है। तो इसीलिए आप सबको, हमको बहुत हिम्मत और बहुत हिकमत से काम लेना है। हमें सोच समझ के वोट देना है कि हमारा वोट जिसको ताकत दे रहा है, कल को वो आदमी उस ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना करे। जेडीयू ने जो आपके साथ किया, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपने उन्हें चुनाव जिताए। ये जो सरकार में आज बैठे हैं, गद्दानशी हुए, ये आपकी वजह से बैठे हैं। उन्हें आपने जिताया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब वक्त का बिल आया, मैं इस बात की गवाह हूं, उन्होंने सबसे पहले आपके खिलाफ उस बिल का समर्थन किया।
हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम उन्होंने किया। आज अगर हम उसका बदला नहीं लेंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? और हम ये लड़ाई लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते। अगर कोई जरिया हमारे पास है तो वो सिर्फ अपने वोट का जरिया है। जब वक्त के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, हम जगह जगह पूरे देश में घूमे और हमने तब ये इख्तियार किया था कि जब बिहार का चुनाव होगा तो इस धोखे का बदला बिहार के लोग जेडीयू को और भाजपा को देने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? इनकी सारी योजना, इनकी सारी नीयत आपके खिलाफ है। आज वक्फ एक उदाहरण है। अब आप पे एसआईआर लगाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, अमित शाह जी कह चुके हैं कि एनआरसी भी लागू करेंगे। हम कब तक इनसे इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? किस तरीके से हम इन्हें अपने सबूत देंगे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का खून इसी मिट्टी में शामिल है? कैसे बताएंगे आप? इनके मंसूबों को हमें इसी वक्त फेल करना होगा। अगर इनकी जड़ें मजबूत हुई तो न जाने कौन कौन से कानून ये हमारे ऊपर लाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो राजनीति है ये नंबरों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। ये जब तक आंकड़े हमारे हक में नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आंकड़ों की ही वजह से हम वक्त में हारे थे। ऐसा मत कीजिए कि दोबारा आंकड़ों की वजह से हम बिहार में भी हार जाएं। आपके यहां से जो विधायक हैं उनके हक में ये आंकड़े होने चाहिए। आपका एक एक वोट इनके हक में होना चाहिए, तभी जाकर आपकी सरकार बनेगी। और प्रत्याशी नहीं देखने हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी सरकार कैसे बन सकती है। क्योंकि ये जो माहौल है जो पैदा किया जा रहा है ये तभी बदलेगा जब ये सरकार बदलेगी। ये हालात तभी बदलेंगे जब सरकार बदलेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं उत्तर प्रदेश में। मगर हमारी सरकार नहीं है तो हम उस तरीके से अपने लोगों के काम नहीं कर सकते जितना हम करना चाहते हैं। उस तरीके से हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के हाथ में वो ताकत है कि अगर कोई ऐसा काला कानून आपके लिए बनता है तो वो अपनी कलम की ताकत से उसे आपके प्रदेश में रोक सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी सत्ता बनाएं, अपने लोग सत्ता में बिठाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम आंकड़ों को कागज पे समझें कि कैसे हम जीत रहे हैं। हमारा वोट अगर राजद को पड़ता है यहाँ पे तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सीट आप जीतेंगे और एक एक सीट जीतकर ही सरकार बनेगी।